हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में लेटेस्ट पेपर है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 सितंबर को ये पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट में, यानी कि 3 पीएम टू 4 पीएम ये पेपर हुआ है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव लेवल का पेपर होता है। इसमें मैथ्स के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पर टोटल 9 शिफ्ट्स में पेपर कवर किया गया है और सभी 9 शिफ्टों को सॉल्व करने वाला हूँ। और आज का जो शिफ्ट है वो देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट है दोस्तों और एग्जाम डेट है 16 सितंबर 2025। तो आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेंगे हमेशा की तरह, और ऐसे ही आपको बाइलिंगुअल जो पीडीएफ है क्लास की वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स इज 95 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज 43 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स। तो सिंपल आप इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हो। जैसे 5 पेन और 5 पेंसिल 95 है, तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? सबको 5 से डिवाइड कर दो। तो मैं बोलूँगा एक पेन और एक पेंसिल के लिए मैं यहाँ पे मान लो पेंसिल के लिए क्या ले लें, एक्स वाई रख देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है। तो ये 1x और 1y, y पेंसिल के लिए है यहाँ पर। इसकी कीमत कितनी हो गई? 19 रुपीज़, क्योंकि हमने 5 से सबको डिवाइड कर दिया। अच्छा देखो, यहाँ 2 पेन है और 7 पेंसिल है, तो किसी भी तरह से आप बराबर कर सकते हो। जैसे इसको अगर मुझे 2 बनाना हो तो 2x और प्लस 2y कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 38 हो जाएगा, डबल कर दो सबको। और यहाँ पर 2 पेन्स हैं यानी कि 2x हो गया, और 7 पेंसिल्स यानी कि 7y, क्योंकि मैं पेन के लिए x ले रहा हूँ और पेंसिल के लिए y, और इनका प्राइस कितना है? 43 रुपीज़। और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इसमें से इसको, तो ये कितना बचेगा? आप देखिएगा 2 और 3 5 बचेगा, और इधर 5y, और ये तो कैंसिल आउट होगा अपने पास। तो यहाँ पर देखोगे y की जो प्राइस आ गई वो 1 आ गई पर यूनिट, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए है। अच्छा, एक पेंसिल की कीमत अगर 1 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? देखो y की जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो ये 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 19 माइनस 1 कितनी आएगी? 18। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब x की वैल्यू यानी कि एक पेन की कीमत 18 रुपए और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए। तो 9 पेन चाहिए तो 18 और गुना में 9 करोगे, और 4 पेंसिल तो 4 गुना में 1, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए है। तो ये 18 में हो गया 162 और प्लस 4, दिस इज 166। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। इट मे बी कि थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगे, बट उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर 12 पेपरों में गोपाल के औसत अंक 83 हैं। उच्चतम और निम्नतम अंकों को छोड़कर यदि उसे 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में समान निम्नतम अंक मिले तो शेष पेपरों का औसत कितना हो जाता है? 89। और उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर कितना है? 39। यदि उच्चतम 2 अंक कम है और निम्नतम 6 अंक अधिक है तो 12 पेपरों का औसत अंक ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आप चाहें तो आप इसको बेसिक से सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इसका निकालने जाएँगे, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और हो सकता है आंसर भी ना मिले। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? देखो यहाँ पर फाइनल पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं। आप देखिए पूछा क्या गया है इसमें, if the highest is 2 marks less and lowest is 6 marks more, यानी कि अगर हाईएस्ट को 2 मार्क्स कम किए जाएं और लोवेस्ट को 6 मार्क्स हम बढ़ा दें तब ओवरऑल एवरेज कितना होगा। हम ये देखते हैं कि एवरेज में क्या चेंज आ सकता है उसके कारण। अगर मैं पूछूं कि एवरेज में क्या बदलाव आएगा तो आप बोलिएगा कि 12 अगर यहाँ पर पेपर्स हैं तो 12 में से हम केवल 2 पेपर्स को छेड़छाड़ करेंगे यहाँ पर, एक तो हाईएस्ट वाले और एक लोवेस्ट वाले। बाकी के 10 पेपर में कोई बदलाव नहीं करना है। तो अगर इन 10 पेपर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इनके कारण एवरेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना एवरेज इनके कारण बढ़ेगा ना घटेगा। इनसे कोई लेना देना नहीं है एवरेज को। अब एवरेज चेंज क्यों होगा?
क्योंकि हम हाईएस्ट को 2 मार्क्स कम कर रहे हैं और लोवेस्ट को 6 मार्क्स बढ़ा रहे हैं। अब मैं पूछूं कि हाईएस्ट उसको कितने पेपर में मिले हैं मार्क्स, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स उसको मिले हैं 2 पेपर में और लोवेस्ट मार्क्स मिले हैं 3 पेपर में। तो 3 पेपर में अगर लोएस्ट मिले हैं तो ओवरऑल एक देखो, एक जो लोएस्ट पेपर है उसमें 6 मार्क्स ही का इंक्रीज़ करना है और ऐसे-ऐसे 3 पेपर हैं लोएस्ट के, तो ओवरऑल 18 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जो हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट केवल 2 पेपर हैं, तो 2 पेपर का मतलब हमें 4 मार्क्स कम करना होगा। तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा? मैं पूछूँ कि ओवरऑल बताओ चेंज क्या आएगा? तो आप बोलोगे 18 प्लस करना है और 4 माइनस करना है, यानी कि ओवरऑल हमें 14 जोड़ना होगा। इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 14, यानी कि 14 बढ़ेगा ओवरऑल। तो चूंकि एवरेज में हमें चेंज करना है, तो एवरेज में तभी चेंज पॉसिबल होता है दोस्तों, जब सभी को हम बराबर-बराबर डिवाइड कर दें। यानी कि अगर 12 पेपर की बात की जा रही है, तो जो ओवरऑल चेंज आएगा एवरेज में, एक तो यहाँ पर प्लस में है तो पॉजिटिव चेंज आएगा और 14 को आप 12 से बस डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 7/6, यानी कि 1:1/6 इतना बढ़ जाएगा एवरेज। तो पहले से एवरेज कितना था? तो आप बोलोगे 83 था। इसमें 1:1/6 बढ़ा दो, यानी कि ये 84 और 1/6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। आई होप कि ये बात आप समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी समस्या हो, आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ भी मुझसे जुड़े हैं, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को या फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फिर से रिवाइज करके देखोगे, तो आपको रिवाइंड करके देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 97 रन बनाता है और उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हुआ? देखो, औसत 2 रन बढ़ गया कब? जब 10वीं पारी में 97 रन बनाया। अच्छा, 10वीं पारी में 97 रन बनाया, यानी कि 10 पारी में 2-2 रन बढ़ गया, यानी कि ओवरऑल 20 रन उसने बढ़ा दिया। तो 20 रन बढ़ाया, 97 में से केवल आप देखिए कि 20 रन उसने बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, तो पहले से एवरेज कितना था? अगर ओल्ड एवरेज मैं आपसे पूछूं, तो आप सीधे 97 में से इस 20 को माइनस करोगे, यानी कि 77 जो है ये पहले से एवरेज था। तब 10वीं पारी में जब उसने 97 बढ़ाया या बनाया, यानी कि ओल्ड एवरेज से 20 रन एक्स्ट्रा बना दिया, तो 10 पारी में अगर 20 रन एक्स्ट्रा है, तो हर एक पारी के लिए 2-2 रन उसने बढ़ा दिए और एवरेज भी 2 रन बढ़ गया। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि 10वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा? तो ओल्ड एवरेज अगर 77 था और बाद में 2 रन बढ़ जाना है एवरेज, तो अब कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 25% की मतलब समझो आप। 25% बढ़ने का क्या मतलब है? 25% होता है 1/4, अगर आप 25/100 लिखोगे तो। और अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कि 4 में 1 जोड़ देना है हमें, 4 पर 1 बढ़ जाएगा। अगर इस साल मान लो पॉपुलेशन 4 है, तो अगले साल उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये 5/4 होगा। तो ये आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन हमें पीछे जाना पड़ेगा 3 साल पहले और 2 साल पहले। तो अगर पहले जाना है, यानी कि पीछे जाना है, तो हम इसको 5/4 ना लिख के 4/5 लिखेंगे, क्योंकि हमें पीछे बढ़ना है, उल्टा कह रहा है यहाँ पर। तो आप सीधे लिख दोगे कि देखो, 3,70,000 ये तो अभी है, और 2 साल पहले जनसंख्या ज़्यादा होगा 3 साल पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि बढ़ रहा है। तो 2 साल पहले की अगर मैं जनसंख्या पूछूँ कितना होगा, तो आप बोलोगे 4/5 में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो 2 साल पहले जाने के लिए, क्योंकि 2 साल की बात है। और 3 साल पहले अगर जाना है, तो आप क्या करो, 4/5 का क्यूब कर दो 3 साल पहले के लिए और दोनों का अंतर ले लो बस। यही तो डिफरेंस हुआ ना, ये 2 साल पहले की जनसंख्या और ये 3 साल पहले की जनसंख्या, दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये करंट हो गया, यानी कि 3,70,000। अब देखो, आप या तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इसमें 2 साल पहले जाना है, तो 4/5 का स्क्वायर कर दो ये, और फिर 370, और 3 साल पहले जाना है तो 4/5 का क्यूब, इसी का तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एक ही बार मैंने कॉमन ले लिया। तो ये 3,70,000 तो रहेगा ही, और ये देखोगे 4/5 का स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौके 16/25 और इंटू ये 1 माइनस 4/5 रहेगा। आप इसको काट भी सकते हो 25 से, 25 चौके 100, और ये माइनस करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 1/5। तो 5 से भी इसको काट दो, 20-25-100, यानी कि ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 37 गुणा में 20 चौके 80 और गुणा में ये 16। यूनिट डिजिट भी आप निकाल सकते हो, जैसे देखो 7 अठे 56 और 6 छके 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा और ये 0।
तो लास्ट में 60 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष को प्रत्येक माह 2750 रुपए वेतन प्राप्त होते हैं, वह प्रत्येक माह अपने वेतन की 68% बचत कर लेता है, तो व्यय कितना है? आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर 68% बचा लिया तो 100 में से इसको माइनस कर लो, खर्च कितना किया, तो आप 100 में से इसको माइनस करोगे 68 को, तो ये 32% खर्च किया। 32% कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, 5 से कैंसिल आउट करो, तो ये 2 से 5 टाइम्स कटेगा और ये 5 से कटेगा, 5 एंड 3, सॉरी ये 5 ही जाएगा, और 2 से ये 16 टाइम्स, तो ये हो गया 55 इंटू का 16, इसको मैं 110 और इंटू का 8 बोल सकता हूँ, यानी कि ये 880 हुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हुआ। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। अगला सवाल है दोस्तों, एक पाइप एक टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, एक दूसरी पाइप है जो भरी हुई टंकी को 33 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो भरने वाला पाइप मान लो ए है और खाली करने वाला बी है। तो ए जो है ये 22 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 33 घंटे में खाली कर सकता है। इनका ओवरऑल आप देखो कि टोटल कैपेसिटी कितना हुआ टैंक का, इनका एलसीएम ले लो। तो 22 को मैं 2 गुणा में 11 लिख सकता हूँ, 33 भी चाहिए तो इसमें एक 3 लेना होगा, आप किसी भी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये 66 इसका एलसीएम हो गया। अब आप बोलोगे कि अगर 66 एलसीएम हो गया, इसका मतलब कि जो टैंक है उसमें 66 लीटर पानी आना है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें भरना कितना है? भरना है 2/3 भाग, यानी कि हमें कितना कार्य करना है? आप बोलोगे कि 16 लीटर तो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसका 2/3 भाग ही भरना है, यानी 3 से इसको काटोगे तो 22 तियां 66 और 44 लीटर पानी हमें उसमें भरना है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितना पानी भरता है? पहले आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो डिवाइड करके, अगर 22 से 66 को डिवाइड करोगे तो 3, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और खाली करने वाले की 33 से डिवाइड करोगे तो 2, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है, जबकि बी उसमें से 2 लीटर खाली कर सकता है। और टाइम हम कैसे निकालते हैं? आपको फॉर्मूला पता होगा, वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी कर लेते हैं। तो वर्क कितना है? 44 लीटर भरना है, एफिशिएंसी किसकी? ए और बी दोनों की। तो ए 3 लीटर भरता है और बी 2 लीटर खाली कर देता है, तो ओवरऑल 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो 44 को 1 से डिवाइड करोगे, यानी कि यहीं से आप क्लियर बता सकते हो कि ए अगर 3 लीटर भरेगा और बी 2 लीटर खाली ही कर दिया, यानी कि हर एक घंटे में केवल 1 लीटर पानी डाला गया और 44 लीटर डालना है तो 44 घंटे लग जाएंगे। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगला जो सवाल है आप देखिएगा, एक स्कूल में 2000 से कम विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों को 9 या 12 या फिर 20 के समूहों में विभाजित किया जाता है तो हमेशा केवल 3 विद्यार्थी ही बचते हैं। लेकिन जब उन्हें 21 के समूह में विभाजित किया जाता है तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता है। एक समूह में 10 विद्यार्थियों के एक साथ बनाए जा सकने वाले अधिकतम संख्या को हमें बताना है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले आप शॉर्ट ट्रिक्स देखिए कि शॉर्ट में ये कैसे बना सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर आपको इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखने को मिलेगा। और ये भी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑप्शन के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, जहाँ पर 10 विद्यार्थियों के साथ बनाए जा सकने वाले समूहों की अधिकतम संख्या, यानी कि जो भी इसमें ग्रुप बनाए गए हैं वो 10-10 के ग्रुप में बनाए गए हैं। इसका मतलब जैसे मैं बोलूं कि देखो, अगर 102 ग्रुप बने हैं तो टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं ऐसे में? तो आप बोलोगे 102 ग्रुप हैं, और अगर हर एक ग्रुप में दोस्तों 10 विद्यार्थी हैं तो 102 ग्रुप में 1020 विद्यार्थी होते। वैसे ही अगर 90 ग्रुप बना है तो हर एक ग्रुप में अगर 10 विद्यार्थी तो 90 ग्रुप में यहाँ पे 900 होते। हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा कि ये जो भी ग्रुप बन रहा है, चूंकि ये इनका एलसीएम ही होगा, जो भी ग्रुप बनेगा वो इन नंबर्स का एलसीएम होगा। तो आप क्या करो, पहले इनका एलसीएम ले लो। 9, 12 और 20 का एलसीएम आएगा 180, ठीक है? तो 180 से जो भी ऑप्शन डिवाइड होता है 10 गुना करने के बाद, वही आपका आंसर होगा। 10 गुना क्यों? क्योंकि 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल कितने विद्यार्थी होंगे? यहाँ 1020, यहाँ 900 और यहाँ 1250 और यहाँ 1110। अब देखो, इसमें से 180 से कौन कटेगा? 900, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे। मैंने क्या बोला कि आप देखो कितने कितने से डिवाइड किया जा रहा है, उसका एलसीएम ले लो, 180 आ गया।
अब वही ऑप्शन सही होगा जहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस एलसीएम से यानी कि 180 से डिवाइड हो जाए। टोटल कैसे निकालेंगे? अगर मान लो 111 ग्रुप बने हैं 10-10 विद्यार्थियों के, तो टोटल कितने हो गए? इस पर एक जीरो बढ़ा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ये टोटल, और ये टोटल नंबर देख लो कि एलसीएम से डिवाइड होता है कि नहीं। अब ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक्स का बात है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अब देखो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे ओवरऑल। अगर आपको सॉल्व करना है ओवरऑल, तो आपको करना क्या होगा? पहले एलसीएम लेना होगा इनको, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने समूहों में बांटने के बाद भी 3 विद्यार्थी बचते हैं। तो मुझे वो नंबर चाहिए, तो इनका एलसीएम तो है देखो 180, लेकिन 180 तो इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विद्यार्थी बचने चाहिए। तो अगर यहाँ 21 की बात नहीं करता, तो मैं डायरेक्ट इसमें 3 जोड़ देता, यानी 183 वो नंबर हो जाएगा। एक जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इनसे डिवाइड करेंगे तो 3 बच भी जा सॉरी इनसे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि जब उसे 21 से डिवाइड किया जाए तो कुछ नहीं बचे, एक भी विद्यार्थी नहीं बचता है, यानी 21 से कटने वाला आंसर चाहिए। तब तो हम इसको आगे बढ़ा के चेक करेंगे, यानी कि फिर आप 180 को और आगे बढ़ाओ तो 360 और प्लस 3 करके देखो क्या ये 21 से कटता है। यानी कि अगर ये नंबर जानना है तो आपको नंबर डायरेक्ट लिखना होगा कि 180 इंटू के कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पर प्लस का 3। ये जो नंबर आ रहा है दोस्तों, ये 21 से कटना चाहिए। इसको हमें 21 से क्या कराना है? डिवाइड कराना है। तो इसके लिए आपको अब चेक करना होगा कि के की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 21 से डिवाइड हो जाए। तो या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं जैसे मैं चेक कर रहा था। आप जैसे इसमें अब के की वैल्यू को अगर 1 रखोगे तो 180 और 3 183, 21 से कटेगा नहीं। के की वैल्यू को अगर 2 रखते हो तो 18 दूना 36, यानी 360 और 3 363, 21 से कटेगा नहीं। अगर आप इसकी वैल्यू 3 रखोगे तो 18 तियां कितना हो जाएगा? 54, यानी 540 और 3 543, 21 से कटेगा नहीं? कटेगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू 7 से कट रहा है, 7 से यही नहीं कटेगा। 7 सते 49 और फिर बचेगा 5 3 7 से नहीं डिवाइड हुआ। तो हमने 3 रख के देख लिया, 4 रखो, 18 चौके 72, यानी 720 और प्लस ये 3, तो ये 723 आ गया। 7 2 9 और 3 12, यानी कि ये 3 से तो कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, लेकिन 23 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा। अब के की वैल्यू 5 रख के आप चेक करो, के की वैल्यू 5 रखोगे तो 18 पचे 90 और 3 903 आएगा। तो क्या 903 21 से कटेगा? आप चेक कर सकते हो, 3 से तो कट ही रहा है, 7 से चेक करो, 7 एक बार में, और 7 दूना 14 और 7 नवे 63, देखो ये कट जा रहा है 21 से, यानी कि ये पॉसिबल नंबर आपका होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट के की वैल्यू को अब क्या रख दो? 5, तो वो नंबर कितना हो जाएगा? देखो 180 और गुणा का 5 और प्लस 3, यानी कि ये नंबर है 903। यानी कि 2000 से छोटा वो जो नंबर है, जितने विद्यार्थियों की संख्या है, वो 903 ही है। जब इसको आप 9 12 या 20 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि हमने इनके एलसीएम का यूज किया है 180 का। तो 180 से डिवाइड करोगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, या फिर आप अलग अलग 9 12 या 20 से डिवाइड करो तो भी शेषफल 3 बचेगा। तो ये वो नंबर हो गया, यानी कि इतने विद्यार्थी थे। अब अगर 10-10 लोगों की ग्रुप बनाए तो कितने विद्यार्थी बनेंगे? इसको 10 से भाग कर दो। अगर 10 से भाग करोगे दोस्तों 903 को, तो कितना आ जाएगा? ये आप देखो, एक बार में नहीं 9 बार में काटोगे तो ये 90 और 1 शून्य, यानी कि 90 ग्रुप हम बना सकते हैं। 90 ग्रुप बनाओगे 10-10 लोग के तो 900 लोगों के ग्रुप बन जाएगा, और आप देखोगे 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो सही उत्तर जो आपका आ रहा है दोस्तों, वो 90 आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। बाकी इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10.5% and 20.25% are applied to a mark price of this rupees, what is the final selling price? देखिए, क्वेश्चन को केवल कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं। देखो यहाँ पर है 1 लाख, अगर 10.5% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? आप 10.5 डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि देखो, अगर 10.5% का डिस्काउंट देते हो, 100 में से 10.5 माइनस करो। अगर 10 माइनस करते हो तो 90 बचेगा, और 0.5 और माइनस कर दिए तो 89.5% यहाँ पर बच जाएगा। और इनटू में यहाँ पर आप चेक करो कितना बचेगा। अगर 20.25%, 100 में से 20.25 माइनस करो। पहले तो 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 25 और माइनस करेंगे तो 79.75% यहाँ बचेगा।
अब यहाँ से 2 तरीके मैं लगा सकता हूँ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। यहाँ पर 1 डेसिमल बच रहा है तो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा 895 और इंटू का 7975 और यहाँ डेसिमल है। यानी कि आंसर में देखो सबसे पहले तो लास्ट में चूंकि ये यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो लास्ट में 5 आएगा और सारे ऑप्शन में लास्ट में 5 है। तो सबसे पहला काम कि मैं डिजिटल सम लगा के चेक करूंगा। यहाँ पर डिजिटल सम से देखो इसका आंसर कितना आएगा। 9 को हम कैलकुलेट नहीं करते डीएस में तो ये 8 और 5 13 हो गया और 13 का डीएस होगा 3 एंड 1 4। यहाँ भी 9 को हटा दो तो 7 और 7 14 और 5 19। 19 में से 9 को हटा दोगे तो 1। 4 इंटू 1 इसका मतलब कि डीएस जो आएगा दोस्तों 4 इंटू 1 करके 4। तो डीएस जहां भी 4 हो आप चेक करो इसमें 4 किस में है। आप देखोगे यहाँ पर 6 और 3 9 हम लेंगे नहीं। मैं इससे लिख देता हूँ देखो 6 को और 3 को लेना नहीं है। फिर 7 और 2 को हमें लेना नहीं है। 5 और 4 को लेना नहीं है क्योंकि जहां भी 2 डिजिट या 3 डिजिट मिलके 9 बना तो उसको हमें नहीं लेना है। अब आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ 7 बचा तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें 4 चाहिए। यहाँ पर देखो आप 7 और 2 को हम लेंगे नहीं, 6 3 को लेंगे नहीं, 7 2 को लेंगे नहीं तो यहाँ पर 5 बचा लेकिन हमें 4 चाहिए। यहाँ देखो आप 6 और 3 को हम लेंगे नहीं, 7 और 2 को हम लेंगे नहीं तो बचा आपके पास कितना 7 और 1 8 8 और 5 ये 13 और 3 और 1 जोड़ोगे तो 4। यहाँ डीएस 4 बन रहा है तो आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि हम 6 और 3 को लेंगे नहीं, 7 और 2 को लेंगे नहीं तो बचा 7 और 3 10 और 5 15 और 5 और 1 जोड़ोगे तो 6। तो ऑप्शन सी सही हो गया। बाकी आप चाहो तो इसको और भी तरीके हैं कैलकुलेट करने के लेकिन ये ज़्यादा आसान है और कम समय में आप इसको कर सकते हैं अगर आपको पकड़ है इस पर तो। यानी कि आपने प्रैक्टिस कर रखी है डिजिटल सम की तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है किसी व्यापारी ने 46 रुपए में 46 प्लेटें खरीदी। परिवहन के दौरान 23 प्लेटें टूट गई और शेष प्लेटों को उसने इस रेट पर बेच दिया तो व्यापारी की लाभ क्या हुई। आप यहाँ पर सबसे पहले देख लो कि अगर 46 प्लेटें 46 रुपए में खरीदी गई 46 रुपए में। अच्छा देखिए 46 नहीं है ओवरऑल 46 रुपए में खरीदी गई है तो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा कितना में गया 46 रुपए में। सेलिंग प्राइस यानी बेच कितने में रहा है। आप बोलोगे 46 प्लेट में से 23 तो टूट गया तो 23 प्लेट है और हर एक प्लेट को बेच रहा है 3 रुपए और 20 पैसे में। तो ये ओवरऑल 23 या 69 और 23 दूना 46 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। देखो 23 दूना 46 तो 6 आ जाएगा डेसिमल में। यहाँ जीरो रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा और फिर 4 बचेगा और 23 तिया 69 और 4 9 4 13 यानी 73। अब इसमें से बस इसको माइनस कर दो। इतने में बेचा और इसमें खरीदा माइनस करोगे तो लास्ट में डेसिमल के बाद 60 तो आना तय है यहाँ पर। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आप ओवरऑल भी माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिएगा स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है। नाव को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है और यहाँ एक चीज दिया है कि नाव की चाल जो है वो धारा की चाल की 5 गुनी है। धारा की चाल को अगर मैं W लिखता हूँ W फॉर वाटर और इसको मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर है तो आप बोलेंगे कि नाव की चाल यानी बोट की चाल जो होगी वो 5 टाइम्स होगी यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर 5x हो जाएगा सॉरी। अच्छा अब ऐसे में मैं पूछूं आपसे कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बताओ यानी कि धारा की दिशा में तो आप बोलोगे कि दोनों को जोड़ लो बढ़ जाता है स्पीड तो 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x किलोमीटर पर आवर। और अगर अप स्ट्रीम में यानी कि धारा की उल्टा दिशा में निकालोगे तो इनको माइनस कर लो यानी कि 4x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमें करना कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि 5 घंटे में कितना दूरी तय करता है 36 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो अगर 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो टाइम कितना लगाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड तो आप लिखोगे डिस्टेंस 36 किलोमीटर चला स्पीड धारा की दिशा में यानी कि 6x से डिवाइड करो और प्लस बाकी इसका आधा यानी कि 18 किलोमीटर धारा के उल्टा दिशा में चलता है। तो 18 किलोमीटर धारा के उल्टा दिशा में चलेगा तो स्पीड कितना होगा 4x और ये ओवरऑल टाइम कितना लगता है 5 घंटे। बस इसको कैलकुलेट करो। तो आप या तो काम करो कि सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इनका एलसीएम 12 है तो 6 दूना 12 या फिर आप इसके काट लो इसको 6 छके 36 और ये 2 दूना 4 और 9 दूना 18 तो 6 दूना 12 और 9 हो गया 21 बटा 2x और इसकी वैल्यू आ गई 5 आवर।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 21/10 और हमें क्या बताना है बोट की स्पीड यानी 5x की। तो 5x की वैल्यू 21/10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 दूना 10 और 21 का आधा 10.5। देखिए दोस्त अगला सवाल है आपके सामने बहुत प्यारा सा और ये सवाल है आप देख सकते हैं पार्टनरशिप का। कीर्ति जो है वो 89,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करती है। 3 महीने बाद वैष्णवी कीर्ति के साथ साझेदार के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद उनको जो प्रॉफिट होता है वो 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी में यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वैष्णवी का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूट किया है इसने, ये आपको बताना है। बहुत आसान है, सिंपल सा जो बेसिक तरीका है इसका वो लगाइए और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। मैं देखो बोलता हूँ कि ये है कीर्ति देखिए और ये है वैष्णवी। कीर्ति ने कितना पैसा लगाया आप बोलेंगे कि 89 के इसने लगाया यानी कि 89,000। और वैष्णवी ने कितना पैसा लगाया नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ कि चलो x रुपए इसने लगाया। अब मैं आपसे पूछूं कि देखो एक्चुअल में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है अगर P1 और P2 का रेशियो देखोगे तो ये होता है इन्वेस्टमेंट और इनटू का टाइम। इन्वेस्टमेंट दूसरे व्यक्ति का और इनटू टाइम वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। बस एक सिंपल फॉर्मूला है आप याद रखिए। तो मैं पूछूं कि देखो इसने 89,000 रुपए लगाए तो कितने समय के लिए, ये 1 वर्ष बाद लाभ होता है। और चूंकि कीर्ति शुरू से ही व्यवसाय यही प्रारंभ करती है इसका मतलब इसके पूरे 12 महीने तक इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें लगा रहता है। वैष्णवी 3 महीने बाद आती है तो अगर 1 साल की बात करें 12 महीने की 3 महीने पहले ही निकल चुके हैं यानी वैष्णवी का पैसा 9 महीने के लिए उसमें इन्वेस्ट हुआ। तो ये जो अब रेशियो बनेगा ना यही P1 और P2 का रेशियो बनेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ जो कैंसिल हो रहा है जैसे ये 4 3 और ये 3 3 तो रेशियो बना देखो 89,000 इंटू का 4 डिवाइडेड बाई x इंटू 3 और ये रेशियो आएगा 4/3 के। तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 से 4 तो x की वैल्यू 89,000 थी यानी कि ये 89,000 रुपए ही उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है आज से 2 वर्ष पहले ए और बी और सी तीनों की एवरेज एज जो थी वो 23 ईयर्स थी। 2 साल बाद ए और सी का औसत आयु जो होगा वो 14 वर्ष होगा। अब से 7 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बहुत आसान है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ए बी सी का एवरेज जो है वो कितना है आप बोलेंगे 23 है 2 साल पहले। तो अगर आज निकालना होगा तो 2 वर्ष चूंकि बीत चुके तो 2 वर्ष इसमें जोड़ दोगे तो आज 25 इनका एवरेज होगा। आगे ए और सी का दिया है कि और 2 वर्ष बाद आज से भी 2 वर्ष बाद। तो अगर ए सी का 2 वर्ष बाद का एवरेज दिया हुआ है तो हम ए बी सी तीनों का 2 वर्ष बाद का एवरेज निकाल लेते हैं या आप इन्हीं का 2 वर्ष पहले का एवरेज निकाल लो। चलो मैं बोल देता हूं कि देखो ए बी सी का अगर औसत आयु 2 साल पहले 23 था तो आज यानी कि तब से 2 साल बाद इनका कितना हो जाएगा 25। 2 वर्ष जोड़ दो। अब ए सी की एवरेज एज जो है वो 14 वर्ष है 2 वर्ष बाद। तो आज कितनी होगी 2 वर्ष माइनस कर लो 14 में से यानी कि आज इनका एवरेज होगा 12। ये 12 एवरेज है तो ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल कर लो तो 12 दूना 24 और ये भी औसत था तो 3 से गुना करोगे इनकी संख्या से औसत गुना संख्या ये टोटल सम होता है। तो 25 तिया ये हो गया 75। ठीक है अब इनको माइनस कर लो तो ये आज का निकलेगा। जब ये ए और सी है सॉरी ए और सी था अगर माइनस करोगे तो आप देखेंगे कि ए और सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बी की आज की उम्र बच जाएगी तो 5 में से 4 माइनस करोगे 1 और 7 में से 2 गया 5 यानी आज ये 51 साल का है और 7 साल बाद खोजा जा रहा है तो ये 58 साल का हो जाएगा 7 साल बाद। अगला सवाल देखिए दोस्तों ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। जब भी ऐसा दिया गया हो तो आप देखो फर्स्ट इंटू का लास्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है यानी कि आप बोलोगे 1.8x की वैल्यू 0.3 इंटू 0.3 के बराबर होगा यानी x की वैल्यू कितनी हो गई तो आप बोलोगे 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 1.8। इस डेसिमल से ये कट जाएगा 3 छक्के 18 और ये डेसिमल हटा दो यहाँ पर तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार में 20 तिया 60। तो 1/20 का मतलब कितना हो गया ये हो जाएगा सीधे तौर पर 0.05 यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए एक व्यक्ति 54,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है उसे 4 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा यानी कि आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है। देखो 54,000 रुपए तो उसको ऐसे ही मिलने जा रहे हैं। 4 वर्ष बाद उसका 10% के हिसाब से 40% और मिल जाएगा। तो 54,000 का 40% कितना होगा इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। 54,000 का 10% होगा 5400 और 40% का मतलब इसका 4 गुना। तो ये टोटल आएगा
अभी देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16 यानी कि लास्ट में 6 और डबल जीरो आएगा और यहाँ पे 3 जीरो लास्ट में है। जोड़ोगे तो 6 डबल जीरो लास्ट में आएगा और ये सभी में है तो इतना करने का कोई फायदा नहीं है। आप सीधे या तो डीएस लगा लो या कैलकुलेट कर लो। इतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन। इसी को अगर कैलकुलेट करना है मान लो तो 5400 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये 5400 बचेगा और 10 और 4 14। तो डबल जीरो 14 चौके 56 बचा 5 और 14 पचे 70 और 5 75,600 आएगा यानी कि ऑप्शन बी। आप जैसे मल्टीप्लाई कर लो जैसे आपको आसान लगे, क्वेश्चन ही आसान था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 5 घंटे में वही दूरी तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा? बहुत आसान है। देखो जब दूरी समान है तो ऐसे में आपको पता होगा कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो जो है वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम दोनों केस में हमें पता है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो लिखूं तो आप बोलोगे कि पहले टाइम 10 घंटे लगते थे, अब टाइम 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा और 10 बाद में, यानी कि काटोगे तो 1 और 2 का अनुपात आ गया। यानी कि पहले की स्पीड अगर 1 थी तो अभी उसकी डबल होगी। पहले की स्पीड यहाँ पर दिया गया है कि 65, तो अभी उसका डबल यानी कि 65 का डबल 130 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड, जो कि ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला सवाल इसको सॉल्व करना है तो ये तो बहुत आसान है। आप देखो ये 3 है तो क्यूब करना पड़ेगा। 64 किसका क्यूब है? आप बोलोगे 4 का, और 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 4 बटा, अच्छा इसको पहले काट ही लो, अगर कट रहा है तो इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। अगर कट रहा है तो इसको 8 से 8 बार में काट दो, और 8 2 का क्यूब होता है तो 2 का क्यूब और इंटू का 2/3 और गुणा, इसको पहले देख लो। ये 343 है और यहाँ पर 216 है। अब ये किसका क्यूब है? आप बोलोगे 7 का, और ये 6 का क्यूब है 216, तो 6 इसका क्यूब और गुणा में -2/3 जैसे है। और इसको बाद में हम देखेंगे, पहले इतना कैलकुलेट करते हैं। आप देखिएगा ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और गुणा में यहाँ पर ये कट जाएगा। ये माइनस हटाओगे तो ये 6/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ऊपर जो स्क्वायर है वो तो रहेगा। और यहाँ डिवाइडेड बाई जो आपका है 5/7, इसको भी आप चेंज कर लो। पावर का -2 को अगर आप केवल 2 लिखना चाहते हो तो ये 7/5 होगा और यहाँ 2 रहेगा। तो ये 4 गुणा में 6 का स्क्वायर 36 और बटा 7 का स्क्वायर 49, और इसको गुना करोगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ये नीचे आएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ भी कटने वाला तो नहीं दिख रहा है। तो सीधे इनको मल्टीप्लाई करोगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 में 81, यानी कि लास्ट में नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात तो फिक्स है। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में नीचे जो हो डिनोमिनेटर में वो 1 है, तो ऐसा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को हम सही लगा लेंगे। बाकी आप कैलकुलेट भी इनको कर सकते हो। 25 चौके 100, और 100 को अगर 36 से गुना करोगे तो ऊपर 3600 आएगा। ये बात तो तय ही है। और ऊपर 3600 भी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ज्यादा यहाँ पर मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है कि एक संगठन में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:4 है। 5% महिलाएं और 12% पुरुष जो हैं वो एग्जीक्यूटिव श्रेणी में हैं। एग्जीक्यूटिव में से क्रमशः 40% और 25% महिलाएं और पुरुष पेशेवर रूप से योग्य हैं, यानी कि स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल्स हैं। संगठन में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिला एग्जीक्यूटिव का प्रतिशत हमें बताना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि पुरुष और महिलाओं की संख्या को कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मान लिया कि 7 को 700 में मान लेता हूँ, 700 पुरुष हैं और 400 महिलाएं हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम किसी भी चीज से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें चूंकि महिलाओं का केवल बात है, लास्ट में महिलाओं का प्रतिशत पूछा गया है कि संगठन में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिला यानी नॉन प्रोफेशनल्स जो हैं उनका परसेंटेज, तो हम केवल महिलाओं पे फोकस कर लेते हैं। देखो इसमें से 400 में से महिलाएं कितनी है? 5% फीमेल्स हैं, तो इसकी 5% का मतलब कितना हो गया? 20 महिलाएं हैं ओवरऑल। अब इन 20 महिलाओं में से जो प्रोफेशनल हैं, यही 20 महिलाएं एग्जीक्यूटिव हैं। 5% एग्जीक्यूटिव थी महिलाओं में, तो 20 महिलाएं निकल के आती हैं। अब इसमें से भी 40% महिलाएं हैं। देखिए यहाँ पर 40% जो विमेन है ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, यानी कि ये पेशेवर है। तो इसकी 40% यानी पेशेवर में कितनी हो गई? तो इसका 40% यानी 8। तो गैर पेशेवर यानी कि नॉन प्रोफेशनल्स कितने हो गए? तो आप 20 में से 8 को माइनस कर दो, यानी 12 नॉन प्रोफेशनल है। इन्हीं का तो परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 12 टोटल कितने में से? टोटल यहाँ कुल कर्मचारियों की बात की जा रही है, तो कुल को जोड़ लो, इनको सभी को जोड़ोगे तो 1100 पे ये कितना परसेंट बना? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 11 12/11 कितना आएगा? लगभग 1.1 आएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो गया। अगला सवाल है
51 और 358 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये तो ऐसे भी लिख सकते हो। इनके बीच की बात की जा रही है तो 352, 353 और 354, फिर 355, 356 और 357। देखो, अब इसमें सबसे पहले ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। बाकी इनको चेक करो, इसमें अब कौन अभाज्य है। आप देखेंगे कि लास्ट जो है ये वाला, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 5 12 3 15, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों बचता है, तो यहाँ पर अब देखो कि इस दोनों में से क्या दोनों ही डिविजिबल है किसी नंबर से या फिर नहीं है। अब जो दो बचे हुए हैं ये और ये, इसमें देखो, इसमें लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से कट जाएगा, तो ये इकलौता बच रहा है जो प्राइम नंबर है, तो केवल एक नंबर है जो कि प्राइम है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क या फिर आप पाइप एंड सिस्टम कह सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा लगा मुझे, आप देख सकते हैं। देखिए ए और बी यहाँ पर दो पाइप हैं जो एक पानी की टंकी को भरने में समय लेते हैं, उसका अनुपात आपको 9:4 दिया है। पाइप सी जो है वो पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में 1 घंटा लगाता है, और यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। पाइप ए और बी को एक ही समय पर खोला जाता है और 24 मिनट बाद पाइप सी को खोला जाता है। तो तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, आराम से स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए और बी की मैं बात करूं तो टाइम का रेशियो हमें मालूम है इनके लिए, यानी ए को अगर 9 यूनिट का टाइम लगता है तो बी को 4 यूनिट का टाइम लगता है। चूंकि ये रेशियो है तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक्स को इंक्लूड करता हूं, 9x और 4x ये इनकी टाइमिंग हो गई। सी की भी हम बात कर सकते हैं, तो सी 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। निगेटिव में 1 मानेंगे हम, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं टोटल वर्क यानी कि कैपेसिटी टंकी की निकालना चाहूँ तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 36x होगा। ये हो गया टोटल कैपेसिटी टंकी का, यानी कि इसमें इतना लीटर पानी आ सकता है। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? 9 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो इसका 9 आ जाएगा एफिशिएंसी। 1 से डिवाइड करोगे तो इसका एफिशिएंसी माइनस का 36 ही रहेगा सी का, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ओवरऑल अगर एफिशिएंसी मैं निकालूं कि ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इनकी एफिशिएंसी, इनको जोड़ लो, तो 9 4 13 और माइनस का 36x। अच्छा, अब मैं टाइम पूछूं कि अगर तीनों ही काम कर रहे हैं तो टाइम कितना होगा? टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क बाई एफिशिएंसी करके। तो आप बोलोगे कि देखो वर्क तो यही है 36x का टोटल, तो आप बोलोगे 36x और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, इनकी कंबाइंड कितनी है? 13 माइनस का 36x। और ये किसके बराबर आएगा? जब तीनों ही काम करते हैं तो 1.5 घंटे में टंकी भर जाती है, तो ये 1.5 आवर यानी कि 3/2 आवर्स के बराबर आएगा। यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स, और 12 दूना 24x और 36x यानी कि 13 की वैल्यू आ गई 60x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/60। ये x की वैल्यू है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम। टोटल वर्क हो जाएगा 36 इंटू का 13/60। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिख ही देता हूँ, 36 और गुणा में 13/60। तो 1 मिनट, 13 और बटा 60, ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये ओवरऑल आपका 39/5 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास टोटल वर्क। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और था कि देखो, अब अगले केस में क्या होता है कि ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं और 24 मिनट तक ये काम करते हैं। तो 24 मिनट में ए और बी कितने काम करेंगे? 24 मिनट में ए प्लस बी का वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, देखो 4 और 9 13 की, यानी कि ये 1 मिनट में 13 यूनिट काम करते हैं। तो 24 मिनट में कितने काम करेंगे? 60 से डिवाइड कर लो, तो 6 चौके 24 यानी कि 13 चौके 64/10 यूनिट का काम ये करेंगे, या फिर इसको आप 32/5 भी बोल सकते हो। 13 और 24 मिनट की बात है, तो 13 चौका 64 नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पर तो ये गलत ही हो गया, 13 चौके 52 होगा ये। तो 52/10 यानी कि 26/5 आ जाएगा। तो 26/5 ये कर चुके हैं। क्वेश्चन में था कि शेष टंकी को भरने में, तो रिमेनिंग कितना रह गया है अब भरने के लिए? तो आप बोलोगे टोटल जो कैपेसिटी थी वो 39/5 था, इसमें से 26/5 हो गया, तो 13/5 यूनिट का काम अभी बच गया है। अब टाइम कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे टाइम होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना
आप बोलोगे कि 13/5 काम रह गया है और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी किसकी, अब तीनों ही काम कर रहे हैं और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आपको पता है कितनी होगी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी यही थी यहाँ पर जो हमने लिखा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो एक बार कि ये कितना होगा। तो मैं बोलूँगा कि देखो 13 और माइनस का ये 36x कितना होगा, 36x यहाँ पर हमने निकाला था, ये 39/5 था। यही है ना यहाँ पर 36x की वैल्यू। तो ये 13 पच्चे 65 में से 39/5 को माइनस कर लो, तो 13 पच्चे है और 13 तियाँ तो 13 दूना 26/5 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी के बदले में आप 26/5 रखोगे तो ये 13/5 और गुना में 5/26 होगा, इससे ये कटेगा और 13 दूना 26 यानी कि 1/2 और आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट मिनट में। तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये और छोटे तरीके से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन सामने आया तो इतना टाइम, अब आधे घंटे में बैठ के अगर सोच के कोई ट्रिक निकाल लूं तो उससे अच्छा है कि इतने समय में सॉल्व ही कर दिया जाए। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आखिरी सवाल देखिए दोस्तों इस वीडियो का, कोई व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 18 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन-देन में 32% का उसे लाभ भी मिल जाता है। अब आपको बताना है कि यदि एक ग्राहक 18 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले देखिए अगर डिस्काउंट की मैं बात करूं या एक जगह देखिए 32% का लाभ होता है, मैं पूछूं कि ओवरऑल एसपी कितनी है पहले ये बता दो, कितने में बेचा गया। तो मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज मैं निकालता हूं कि फाइनल डिस्काउंट के बाद एसपी कितना बचा। तो मैं बोलूंगा कि देखो अगर 100 रुपए कीमत होता तो पहले 12% का डिस्काउंट मिला यानी कि 88% रुपए देने पड़ेंगे, 100 में से 12 को हमने माइनस किया। अगले केस में कह रहा है कि 18 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं उसको मुफ्त मिलेंगी, यानी कि 18 और 3 21 वस्तुएं वो खरीदेगा, जिसमें से उसे 18 वस्तुओं का पैसा देना पड़ेगा, यही बात है। या ऐसे कह सकते हो कि 21 वस्तुएं खरीदेगा तो उसमें 3 मुफ्त यानी कि 18 की कीमत देना होगा। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट वही है, 21 में 3 का डिस्काउंट यानी कि 18/21 यहाँ भी उसको लग रहा है। तो ये आप डिस्काउंट के बाद एसपी देख रहे हैं कि एसपी इतना बनेगा फाइनल, ठीक है ना। आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि परसेंटेज में डिस्काउंट कितना मिला, तो आप इसको ऐसे लिखते कि फिर 100 और पहले 12% का डिस्काउंट मिलता है और फिर 3 का डिस्काउंट मिलता है 21 पे। दोनों बात एक ही है। देखो ये डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 100 माइनस का डिस्काउंट है परसेंटेज में। तो ये भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही इस तरीके से ही डिस्काउंट निकाल लिया। इसमें 100 से 100 को काट दो और ये 7 तियाँ 21 और ये 6 तियाँ 18, तो ये 88 गुना में 6/7 आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा जिसमें हम एमपी और सीपी का रेशियो लिखते हैं, जिसमें एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे, प्रॉफिट अगर 32% है तो ये 132 आ गया, और सीपी 100 माइनस डिस्काउंट जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है ये कितना है 88 गुना में 6/7। इसको कैलकुलेट करो तो ये आप काट सकते हो, देखो 44 से ये 2 बार में कटेगा और 44 से ये 3 बार में, और ये 3 दूना 6 यानी 7 इधर आएगा एमपी के पास और 4 रह गया सीपी के पास। तो अगर मार्क प्राइस 7 है और सीपी 4 है तो 4 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किस पे 4 पे और गुणा में 100, तो 4 से 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75% इस प्रकार अधिक है एमपी की वैल्यू सीपी से। तो आपने देखा होगा कि 20 ही सवाल हैं इसमें, लेकिन कई सवाल इसमें जानबूझकर कैलकुलेटिव डाले गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड करा दी जाएगी।